आज सबको जोशीमठ याद बचाने की याद आ रही है। राज्य से लेकर केंद्र तक को आपदा से जनता को बचाने के लिए चलने वाली हर संस्था को, जनता के नाम पर सियासत करने वाले हर दल को सब खतरे का संज्ञान लेने के लिए दौड़ पड़े, अपनी चिंता जता रहे हैं। लेकिन आपदा कोई एक दिन में नहीं आई, दरारें कोई 5-10 दिन में नहीं अचानक पड़ गई। क्या पहले जागते तो यूं एक शहर ढहते न देखना पड़ता? सबको मिलजुल कर जोशीमठ को बचाने का समय है। पहली प्राथमिकता है कि जोशीमठ शहर बचना चाहिए। हम सब लोग जोशीमठ वासियों के साथ हैं। जोशीमठ शहर बचे, इसके लिए हर संभव प्रयास होगा। जोशीमठ को बचाने का अब समय आया कि बात करती सरकारों ने क्यों नहीं कहे कि बहुत देर कर दी है जोशीमठ को बचाने में। जिस पहाड़ पर पहले से घरों में ताला लगता आया, वहां अब सामान समेटने की मजबूरी को निहार रहा है जोशीमठ। वजह जमीन का ऐसा धंसाव लगातार होते रहना, जिसकी वजह से देखिए इन दो होटल की दीवारों के बीच का फासला खत्म हो गया। एक होटल झुककर दूसरे होटल के सहारे जोशीमठ में खड़ा। ये सब कोई एक झटके में हुआ है क्या? जवाब है नहीं। विश्व की ये राजधानी है धर्म की, तो इसको उसी रूप में लिया जाना चाहिए और इसी अनुसार के निर्देश जारी किए जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया जब से ये क्रैक्स आने शुरू हुए, लेकिन प्रशासन ने कोई इसका ध्यान नहीं रखा। जब घरों में दरारें बढ़ने लग गईं, मकान गिरने लग गए, लोग अपने घरों को छोड़ करके अपने रिश्तेदार नातोदारों में जाने लग गए और तब भी नहीं सुना गया ठीक से। फिर जब बहुत बड़ा मसान जुलूस निकला जिसमें पूरे शहर के लोग सम्मिलित हो गए, तब अब कुछ सक्रियता दिखाई दे रही है। तो हमको लगता है, और ये सक्रियता जब तक तेजी है तब तक रहेगी, स्वाभाविक है। फिर दूसरे काम, क्योंकि सरकारों के सामने बहुत काम होते हैं, तो दूसरे कामों में व्यस्त हो जाएंगे। फिर से जोशीमठ को कुछ दिन याद करके भुला ना दिया जाए, इसीलिए याद करिए इतिहास को, जब जोशीमठ पर आए खतरे को नजरअंदाज किया गया। सबूत है मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट। जोशीमठ में अलकनंदा नदी में बाढ़ की वजह से घरों में दरारें आने के बाद 1976 में एक कमेटी बनी। 47 साल पहले तत्कालीन गढ़वाल मंडलायुक्त महेश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में एक्सपर्ट कमेटी बनती है। 18 सदस्यों की मिश्रा कमेटी ने 4.5 दशक पहले जोशीमठ पर मंडराते खतरे को लेकर आगाह किया। मिश्रा कमेटी ने तब कहा था कि जोशीमठ की जड़ से जुड़ी मिट्टी और चट्टानों को बिल्कुल न छेड़ा जाए। आरोप लगता है कि मिश्रा कमेटी समेत कई रिपोर्ट्स के पन्नों को सरकारी फाइलों में बंद करके धूल खाने दिया गया। सवाल उठ रहा है कि लगातार सरकारों ने उसको इग्नोर किया, तो क्या उस बात को आप मानते हैं और उस पर करेक्टिव मेजर्स क्या होंगे? देखिए, अब चूंकि रिपोर्टें आई हैं और नई रिपोर्टें भी आएंगी, और अभी इसमें कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा। फिर से नई रिपोर्ट्स आएंगी, लेकिन पुरानी को क्यों नहीं सुना गया, ये जवाब नहीं आता। आरोप विकास की नई योजनाओं पर लगता है, जिन्हें पुरानी चेतावनियों को अनदेखा कर चलाने का दावा है। एनटीपीसी की टनल के कारण जो है ये आपदा बढ़ी है, और उस आपदा को कंपाउंड करने का काम जो है 4 धाम यात्रा मार्ग के नाम से जो ये ऑल वेदर रोड के रूप में कटिंग आधारित काटो और भागो वाला की नीति की जो से सड़क बन रही है, उसका असर है। और उस पर और जले पर नमक डालने का काम जो है, जो बाईपास बन रहा है, उससे हो रहा है। सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट के टनल में चलने वाला काम है। सवाल उठा कि क्या एनटीपीसी के प्रोजेक्ट की वजह से जोशीमठ में जमीन धंस रही है। एनटीपीसी ने एक बयान में कहा कि उनकी तरफ से बनाई जा रही सुरंग जोशीमठ शहर के नीचे से नहीं गुजरती। ये टनल एक टनल बोरिंग मशीन से खोदी गई और वर्तमान में वहां कोई ब्लास्टिंग नहीं की जा रही। लेकिन आरोप है कि दिसंबर 2009 से ही टनल बोरिंग मशीन की वजह से कई बार समस्याएं आई हैं। दावा है कि दिसंबर 2009 में टनल बोरिंग मशीन 900 मीटर की गहराई में फंस गई और इसके कारण हाई प्रेशर बना, पानी सतह पर आया। बावजूद इसके उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन निदेशक पीयूष रौतेला अभी जोशीमठ के धंसाव का हाइडल टनल से संबंध जोड़ने का सबूत नहीं पाते हैं। लेकिन 4 धाम परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त हाई पावर्ड कमेटी के सदस्य डॉक्टर हेमंत ध्यानी के मुताबिक जब दिसंबर 2009 में विद्युत परियोजना की टनल बोरिंग मशीन की वजह से चट्टानों के पानी ने जोशीमठ को प्रभावित किया, तो फिर अभी की समस्या से क्यों न संबंध माना जाए।
एनटीपीसी को लेकर कई सवाल है सर, एनटीपीसी को लेकर। देखिए, मैंने कहा है कि फिलहाल तो सभी काम अभी रोक दिए गए हैं और हम लोग इस समय में, आपदा के समय में, सरकार यहाँ के जोशीमठ के सभी लोगों के साथ है। 3 माफिया हैं जो दैत्य की तरह निगले जा रहे हैं। एक खनन माफिया, एक शराब माफिया और एक ये पावर जनरेशन का माफिया सामने आ गया है जो लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ता है। एक पॉलिसी मेकर्स ने एक नए शब्द का इस्तेमाल किया जो बहुत खतरनाक हो गया है, वो है लो हैंगिंग फ्रूट, यानी जो फल बिल्कुल नीचे है उसको पकड़ के खींच के तोड़ के खा लो। तो उनको लग रहा है कि उत्तराखंड एक ऐसा फल है जहां पर कि फटाफट पर्यावरण विदों की मंजूरी मैनेज करो, हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाओ, करोड़ों का मुनाफा हो जाएगा। नए एक्सपर्ट आएंगे तो फिर से नई रिपोर्ट देंगे, लेकिन उन रिपोर्ट को भी क्या सुना जाएगा, या फिर जोशीमठ की तरह फिर कोई नया शहर उत्तराखंड का तिल तिल कर धंसने ढहने की कगार पर लाकर स्थापित से विस्थापित की शक्ल में छोड़ दिया जाएगा। अमित भारद्वाज, जोशीमठ, आज तक। कहा जाता है ना, पहाड़ टूटना अर्थ है मुसीबतें एक साथ आ जाना। मुसीबतों का पहाड़ अभी केवल जोशीमठ पर नहीं टूटा है, दीवारें और जमीन तो उत्तराखंड के कई शहरों के गांवों में दरक रही। आरोप अनियंत्रित विकास पर है। जिम्मेदार वो बंद आंखें हैं जिन्होंने मान लिया कि पलकें ढक लेने से भविष्य के टूटते जोशीमठ बच जाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से लगे भटवाड़ी कस्बे में। भटवाड़ी कस्बा इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहीं से गंगोत्री नेशनल हाईवे यानी कि गंगोत्री धाम को जाने वाला नेशनल हाईवे गुजरता है। हालात इस कदर यहाँ पर जो है वर्ष 2010 से बने हुए हैं कि यहाँ पर जो नीचे बहने वाली जो गंगा जी है, गंगा जी के द्वारा लगातार कटाव की वजह से यहाँ पर जो बलदेव मार्केट है, बलदेव मार्केट के दर्जन भर से भी अधिक दुकानें और मकान वो जमींदोज हो गए थे। उसके साथ ही जो भटवाड़ी गांव था, भटवाड़ी गांव में जो है अधिकांश मकान भी जमींदोज हो गए थे। प्रशासन के द्वारा फौरी तौर पर वहां के उन 50 परिवारों को उनका पुनर्वास किया गया, लेकिन अब वो भी धंसने के कगार पे है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति दिखाएं, किस तरीके से मकान यहाँ पर जो है उजड़े हुए हैं। बिल्कुल पूरे बिम जो है इसके टेढ़े हो चुके हैं, कोमल जो कॉलम्स थे वो भी टेढ़े हो गए हैं। गंगा जी से बिल्कुल लगा हुआ ये बलदेव मार्केट है, ये दुकानें हैं, इन पर भी जो है खतरा मंडराता चला जा रहा है। क्या कुछ हुआ था 2010 में? 2010 में ये आपदा आई थी, उस समय निशंक जी भी आए थे, उन्होंने भी देखे ये हाल है। आज 13 साल हो गए फिर भी हमारा पुनर्वास नहीं हो पाया। नहीं, आपको कहाँ पर रखा गया है? कितने वो परिवार? ऊर्जा निगम की कॉलोनी में रखा गया है, वहाँ पर भी धसाव आ गया है और हम ये सोच रहे हैं हम कहाँ जाए। वहाँ अभी भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। क्यों डर है आपको? इसलिए डर है कि दिन पर दिन जो है दरारें चौड़ी होती जा रहे हैं। अगर आप मेरा मकान देखेंगे, मेरे क्या सारा गांव, कुछ लोग तो 50 लोग विस्थापित हो गए, उनकी स्थिति भी दयनीय है। लेकिन जो और गांव के लोग छूटे हुए हैं उनकी भी प्रशासन को सुध नहीं ले रहा है और दिन पर दिन जो है दरारें चौड़ी पे चौड़ी होती जा रही है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो मार्ग है, ये नेशनल हाईवे जो है, ये सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है जहां से हो करके सैकड़ों तीर्थ यात्री गंगोत्री धाम को पहुंचते हैं और साथ में जो भारतीय सेना के जो वाहन है वो इसी मार्ग से होकर के गुजरते हैं और चाइना बॉर्डर तक पहुंचते हैं। ऐसे में इसका सुरक्षित होना बहुत आवश्यक है।